नमस्कार और आज की इस नई और अब बेहद खास विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण ना सीधे तौर पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की दुनिया से जुड़ा हुआ है। और मेडिकल साइंस की दुनिया अपने आप में कितनी बड़ी है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जो क्लिनिकल टर्म्स होते हैं वो इतने भारी भरकम होते हैं कि आम इंसान या फिर जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा उलझ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। आज हम इन्हीं जटिल मेडिकल टर्म्स को डिकोड करेंगे ताकि जो भी लोग एनाटॉमी को समझना चाहते हैं उन्हें सटीक जानकारी मिल सके। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन सोर्स है वो एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है। इंडियन मेडिकल लेक्चर नाम है उसका। सही कहा। और उनका एक वीडियो लेक्चर है जो खास तौर पर नर्सिंग, फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट्स को फोकस में रखकर बनाया गया है। लेकिन इस क्लिनिकल चर्चा में गहरे उतरने से पहले ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल डिस्क्लेमर देना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो हम आज जो भी पैथोलॉजी, डायग्नोसिस या मेडिसिन के बारे में जो डेटा साझा कर रहे हैं ना, वो मुख्य रूप से मेडिकल छात्रों और फार्मासिस्टों की जागरूकता के लिए है। मतलब ये विशुद्ध रूप से एक एकेडमिक चर्चा है। जी, किसी भी बीमारी का इलाज या किसी भी दवा का सेवन केवल और केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। सही बात है। सिर्फ इंटरनेट की जानकारी सुनकर खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्लिनिकल नॉलेज आपको जागरूक बनाती है, लेकिन डॉक्टर के अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, हाँ। जी, ये मेडिकल डिक्शनरी का काफी जाना माना शब्द है। हाँ, और सोर्स के लेक्चर में इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो सिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, यानी जो यूरिन की थैली होती है उसमें सूजन आ जाना। सूजन या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, इसे ही हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो क्या इसे हम यूटीआई कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ही एक खास प्रकार है। पर इसमें एक स्पेसिफिक बात यह है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ ब्लैडर वाले हिस्से तक ही सीमित रहता है ना? सही कहा। ये किडनी या यूरेटर तक नहीं जाता। ये मुख्य रूप से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी जीवाणुओं के हमले की वजह से ये होता है। एग्जैक्टली। अब जब ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो शरीर कोई ना कोई अलार्म तो बजाएगा ही। बिल्कुल। और उस सोर्स लेक्चर में ना इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की एक बहुत अच्छी लिस्ट दी गई है। हाँ, जैसे कि पहला लक्षण लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब नाभि के ठीक नीचे वाले हिस्से में दर्द होना। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि शरीर ये सारे लक्षण असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत पैदा करता है। मैं समझा नहीं। मतलब जब ब्लैडर की दीवारों में सूजन होती है ना, तो वहाँ के रिसेप्टर्स हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा, तभी वो दूसरा लक्षण सामने आता है, हाइपर यूरिनेशन। बिल्कुल, यूरिन सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान को बार बार ऐसा लगता है कि यूरिन पास करने जाना है, जबकि असल में ब्लैडर खाली हो सकता है। वो सिर्फ सूजन की वजह से एक फॉल्स सिग्नल होता है। और यूरिन का रंग भी तो बदल जाता है ना? हाँ, यूरिन डार्क हो जाती है और इसके साथ ही एक बहुत ही तकलीफदेह लक्षण जुड़ता है। ब्लैडर खाली हो सकता है, वो सिर्फ सूजन की वजह से एक फॉल्स सिग्नल होता है। और यूरिन का रंग भी तो बदल जाता है ना? हाँ, यूरिन डार्क हो जाती है और इसके साथ ही एक बहुत ही तकलीफदेह लक्षण जुड़ता है। बर्निंग सेंसेशन। जी, यूरिन पास करते समय बहुत तेज जलन और दर्द होना। क्योंकि वो हिस्सा इतना इन्फ्लेम्ड होता है कि जब वहां से यूरिन गुजरता है तो जलन होती है। बिल्कुल। अब ये सारे लक्षण सुनकर ही कितनी तकलीफ का एहसास होता है। हाँ, लेकिन ये पूरी पैथोलॉजी ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ब्लैडर तक बैक्टीरिया पहुंचते कैसे हैं। इसके पीछे के जो कारण है ना, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। सच में, जब मैंने लेक्चर का वो हिस्सा देखा जहां कॉजेस की बात हुई तो मैं हैरान रह गया। हमारी रोजमर्रा की आदतें इसका बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है यूरिन होल्डिंग, यानी यूरिन को लंबे समय तक रोक कर रखना। जी, हम लोग अक्सर काम के चक्कर में यूरिन होल्ड करते हैं, जो कि बहुत डैमेजिंग है। क्योंकि रुका हुआ यूरिन बैक्टीरिया के लिए एक तरह से पनपने की जगह बन जाता है। एग्जैक्टली। ब्लैडर में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण जो सोर्स में बताया गया है वो है पब्लिक टॉयलेट का उपयोग। ओहो, पब्लिक वॉशरूम्स तो क्रॉस कंटैमिनेशन का बहुत बड़ा जरिया है। वहाँ अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के बाद इस्तेमाल करने से रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, वे बैक्टीरिया आसानी से यूरिथ्रा के रास्ते ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। ये तो हमारी आदतों की बात हो गई, पर कुछ मेडिकल कारण भी तो हैं। हाँ, जैसे अस्पतालों में कैथेटर का इस्तेमाल। जब किसी मरीज को यूरिनरी कैथेटर लगाया जाता है, जी, बाहरी नली डालने से कई बार बैक्टीरिया सीधे अंदर चले जाते हैं। और एक कारण था जिसने मुझे थोड़ा चौंकाया, कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन और सिस्टाइटिस का सीधा कनेक्शन है। मतलब पेट में कब्ज रहने से ब्लैडर पे असर पड़ता है? हाँ, क्योंकि रेक्टम और ब्लैडर बिल्कुल पास पास होते हैं, तो कब्ज का दबाव ब्लैडर पर पड़ता है। जिससे ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और फिर वही बचे हुए यूरिन में इन्फेक्शन होता है। बिल्कुल सही समझे आप। और एक और कारण है सेक्सुअल कांटेक्ट। जी। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से भी बैक्टीरिया का ट्रांसफर हो जाता है। ये सारे वो कारण हैं जिन्हें जानकर हम बचाव के तरीके अपना सकते हैं। लेकिन अगर बचाव के बाद भी इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए डायग्नोसिस का रोल आता है। कुछ खास टेस्ट होते हैं। लेक्चर में सबसे पहला नाम यूरिन आरएम का लिया गया था, रैंडम यूरिन टेस्ट। हाँ, ये एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे यूरिन में पस सेल्स या बैक्टीरिया दिख जाते हैं। लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलता होगा। बिल्कुल नहीं। बीमारी को सटीक पकड़ने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पता चले कि इन्फेक्शन की गंभीरता कितनी है और कौन सा बैक्टीरिया है। और उसी हिसाब से एंटीबायोटिक तय की जाती है। इस टेस्ट भी बताया गया है। सीबीसी से शरीर में इन्फेक्शन का ओवरऑल लेवल पता चलता है। और एक इमेजिंग टेस्ट भी था, सोनोग्राफी। हाँ, यूएसजी, विशेष रूप से केयूबी अल्ट्रासाउंड। किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड। ये इसलिए करते हैं ताकि देख सकें कि कहीं कोई पथरी या अंदरूनी सूजन तो नहीं है जो बार बार समस्या कर रही है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब बीमारी पकड़ में आ गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी तो करना होगा। बिल्कुल। और लेक्चर के इस हिस्से में ट्रीटमेंट ऑप्शंस और मेडिसिन पर काफी विस्तार से बात हुई है। एक की बात करते हैं। लेक्चर में लिवोफ्लॉक्स 500 mg का जिक्र था। लीवोफ्लॉक्सिसिन ये एक बहुत ही असरदार एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है। इसे सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है ना? जी। इसे मेडिकल भाषा में बीडी कहते हैं, दिन में 2 बार। एंटीबायोटिक तो अपना काम करेगी, लेकिन उस तेज जलन का क्या? पेशेंट को तो तुरंत राहत चाहिए होती है। बिल्कुल। और उसी जलन को कम करने के लिए एक सिरप का जिक्र किया गया है। एल्कासोल सिरप। हाँ, एल्कोसोल, जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट होता है। ये यूरिन की एसिडिटी को कम करता है ना? एग्जैक्टली। इन्फेक्शन के समय यूरिन एसिडिक हो जाता है, जिससे जलन होती है। तो ये सिरप उसे एल्कलाइन बना देता है। और इसे पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लिया जाता है। इससे यूरिन की जलन से बहुत जल्दी रिकवरी होती है। कमाल का मैकेनिज्म है। और हाँ, विटामिन सी का भी तो जादू होता है इसमें। विटामिन सी तो हीलिंग के लिए बेस्ट है। सोर्स में इसके लिए लिम्सी 500 mg टैबलेट का उदाहरण दिया गया था, जो कि चूसने वाली टैबलेट होती है। इसे करीब 10 दिन तक लिया जा सकता है। इसके अलावा साधारण नींबू पानी के फायदे भी तो बताए गए हैं। नींबू पानी तो प्राकृतिक विटामिन सी का स्रोत है। ज्यादा पानी पीने से ब्लैडर फ्लश आउट हो जाता है। यानी हाइड्रेशन मेंटेन रखना सबसे जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो एक्सपर्ट्स को ध्यान में रखनी होती है, वो क्या? वो है गंभीर स्थिति को पहचानना। अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है या यूरिन में खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बढ़ चुका है। हाँ, ऐसे में घर पर या छोटे क्लिनिक में इलाज करने के बजाय मरीज को तुरंत बड़े अस्पताल में रेफर करना जरूरी होता है। ये तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पेशेंट सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मतलब यही है कि सिस्टाइटिस एक बहुत ही आम लेकिन तकलीफदेह समस्या हो सकती है। लेकिन अगर हमें इसके लक्षण, कारण और